हे एवरीवन, वेलकम टू वाइट बोर्ड विद मोनिका। सो आज की वीडियो में मैं अपनी शेयर करूँगी सीटेट स्ट्रेटजी, हाउ आई क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम इन माय फर्स्ट अटैम्प्ट। सो मैंने ये एग्ज़ाम दिया था 2024 जनवरी वाले सेशन में दिया था मैंने, और उस टाइम मैं कॉलेज में थी। बीएड का मेरा थर्ड सेमेस्टर जो था वो चल रहा था, और उसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स वगैरह ये थे वो दिसंबर एंड जनवरी मंथ में ही कंटिन्यू रहने थे। सो बात करूँ कि मेरी कैसे मैंने स्टार्ट किया, तो देखो जो मैंने पढ़ा है ना, मैं वेरी ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हार्डली 1 मंथ ही इसको पूरा दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया था कि ये एग्ज़ाम जो है वो सबसे पहले हमारे ना दिमाग में आ जाता है कि क्वालिफाइड इन नेचर है ना, कि 100 में 150 में से आउट ऑफ 90 हमको बस लाने हैं, तो क्वालिफाइड ही करना है इसको। तो ये चीज़ जब दिमाग में आ जाती है ना, तो फिर क्या हो जाता है कि तुम्हारा हार्ड वर्क है ना, तो थोड़ा पीछे रह जाता है कि नहीं चलो इतना मार्क्स क्या ही करने हैं, जस्ट क्वालिफाई हो जाए उतना ही काफ़ी है। तो मेरा भी स्टार्टिंग में वैसी ही थिंकिंग थी, बट मैंने जो था थोड़ी थोड़ी जैसे इसमें मेन जो है सभी को मालूम ही है कि जो सीडीपी का हमारे पास आता है वेटेज जो होता है 30 मार्क्स की सीडीपी आती है ना, मार्किंग पर भी जाते हैं लेकिन जस्ट ऐसे मैं अभी बता रही हूँ कि सीडीपी 30 मार्क्स की होती है। तो हम बीएड में काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी वगैरह वाले सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमने पढ़े रहते हैं, तो मेरा था कि ये जो है इसके साथ साथ कवर हो जाना है, ठीक है। और ये था भी क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत जो है वो क्लासेस लगाई हैं, एक दो जो टीचर्स है, जैसे टीचर्स भी मैं लिस्ट बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से टीचर्स फॉलो किए हैं। सो मैं सिर्फ बात करूँ तो मैंने हार्डली 1 मंथ ही दिया है इस एग्ज़ाम को, इससे ज़्यादा मैंने नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं अपने कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, तो उस पर आ जाते हैं सबसे पहले। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हमारे पास ना 5 सब्जेक्ट्स रहते हैं टोटल, हमारे पास 5 सब्जेक्ट रहते हैं। पहला सब्जेक्ट तो सीडीपी रहता है, विच इज़ ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स में होता है, और ईच क्वेश्चन इज़ कैरी 1 मार्क्स, विच मीन्स हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। अगेन हम लोग बात करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे मेरा कॉम्बिनेशन साइंस एंड मैथ था, तो मेरे पास साइंस के 30 क्वेश्चन थे, 30 मार्क्स ईच। फिर मैथ्स का था, मैथ्स का भी सेम वेटेज था, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस। अगेन हमारे पास 2 लैंग्वेज आती हैं। लैंग्वेज 1 जो ली थी मैंने वो इंग्लिश ली थी, विच इज़ ऑल्सो 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 5 जो मैंने हिंदी में ली थी, मैंने अपनी मदर टंग लैंग्वेज ली थी, विच इज़ पंजाबी, 30 मार्क्स एंड 30 क्वेश्चंस। अब देखो जिस हिसाब से हमारा ये है, ये 2 इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ कि हमको क्या यहाँ पे इसके लिए क्या बाकायदा हमें सोर्सेज चाहिए, तो मेरी लैंग्वेज ठीक है, मेरी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, विच मीन्स एवरेज से थोड़ी बहुत ठीक है इंग्लिश। तो इसके ऊपर मेरे को इतने काम करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक तुम्हारी जितनी मर्जी लैंग्वेज अच्छी हो ना, तुम ज़्यादा से ज़्यादा 30 में से 25 तो अपने मान के चलो, इससे ये इतना 25 ही स्कोर कर पाओगे। पंजाबी ये जो 5th हमारे पास आएगा सेकंड लैंग्वेज, ये तुम हिंदी भी चूज़ कर सकते हो, जो तुम्हें ज़्यादा कंफर्टेबल है, कि तुम्हें लगता है कि ये लैंग्वेज ठीक है। तो मेरी पंजाबी ली थी मैंने, बिकॉज इट्स माई मदर टंग लैंग्वेज। तो इसको मेरे को अच्छा खासा, मतलब कहीं से भी सोर्सेस मैंने नहीं पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है मैंने एक बुक परचेज़ की थी, विच इज़ अरिहंत की एक बुक थी, अरिहंत की सीटेट की आती है एक बुक, मैंने वो परचेज़ कर ली थी। ये मेरा मेन मोटिव था इसको परचेज़ करने का, कि मेरे को जस्ट लगे कि किस हिसाब के एमसीक्यूज़ आते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम लोग एक कोई भी मार्केट से कोई भी अच्छी सी बुक है वो परचेज़ कर लेना फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब बात आते हैं सबसे पहले कि हम सीडीपी को कहाँ से पढ़ेंगे। तो सीडीपी तो हमने बहुत ज़्यादा बीएड में पढ़ ही रखी होती है, अगर तो हम रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर बीएड कर रहा है कोई, या ओपन में भी कर रहा है कोई, तो ये सब्जेक्ट तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं।
अब इसकी शॉर्ट नोट्स रेडी कर लो, या तो अपनी जो बीएड की बुक्स है वहीं से रेडी कर लो, जो हम एग्ज़ाम के ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स करते हो उसको एकदम रिवाइज़ कर लो, और या किसी चैनल, जैसे कि मैंने थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है वो मैंने कवर किया था हिमांशी मैम से, थ्योरीज़ वगैरह कवर्स की थी। फिर नाउ आई गोट टू नो अबाउट सचिन सर। इनसे मैंने कवर किया था पेडागोजी का जितनी भी मतलब मेरी इंग्लिश मैथ्स की पेडागोजी आ गई, साइंस की पेडागोजी, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चंस तो हमारे पेडागोजी के पूछे ही जाते हैं, 15 to 10 भी रह सकता है इसका। तो पेडागोजी जो थी वो ज़्यादातर मैंने इनकी मैराथन देखी थी, सचिन सर की मैराथन जो थी वो कवर की थी। तो ये मैराथन मेरे को इतनी ज़्यादा फ़ायदा हुआ ना इनसे पेडागोजी के लिए, कि मैंने ना पेडागोजी कहीं और से पढ़ी नहीं है। बिकॉज़ ये थोड़ा होता है कि चलो ये तो हो ही जाना है क्लियर, मतलब ये वाले क्वेश्चंस हो जाना है, लेकिन नहीं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो अगर आप लोग ये मैराथन्स देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी ये मैराथन्स। और ये मैराथन्स काफ़ी बड़ी हैं, 5-6 घंटे की लगभग है ही हैं। तो ये था सीडीपी के लिए ये है कि कोई भी थ्योरी सारी कवर करो, थ्योरी से बहुत ज़्यादा मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसकी अगर आपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसको बार बार रिवाइज़ करो, कौन से मोड्स ऑफ टीचिंग्स हैं, मैगज़िम्स हैं, ये सारे इसी के अंडर आ जाएंगे सीडीपी के अंदर। अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस तो मेरा सब्जेक्ट देखो है ही है, तो मेरे को इसके लिए भी इतनी ज़्यादा मेहनत की, हार्डवर्क की ज़रूरत मेरे को नहीं पड़ी। बस कि मैंने इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। और कौन कौन से हमारे मेजर जो टॉपिक्स आते हैं वो कौन से आते हैं, तो इसमें अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री में हमने ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, एनसीईआरटी। आप ये तो बोलोगे कि सभी एनसीईआरटी बोलते हैं, येस, ऑलरेडी जो जितना भी एग्ज़ाम्स रहते हैं, इवन दो कि जो अभी हमारा केवीएस का एग्ज़ाम जो टायर 2 गया है वो भी किस पे है, 9th and 10th का ही मेजर आया है, +1 +2 से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो मेनली फोकस आपको करना है 6 to 10 तक की बुक्स जो है वो परचेज़ करो, और उसी को बस रीड आउट करते रहो। कंसेप्ट क्लियर के लिए जैसे हमारे पास फिज़िक्स के टॉपिक्स आ जाते हैं, फोर्स आ गया, लाइट आ गया, लाइट वाला टॉपिक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का, ये 10th क्लास का ये चैप्टर है। तो इस टॉपिक्स के लिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आप लोग कोई भी वीडियो यूट्यूब से उठा के उसको देख सकते हो, और ये अगर आपको क्लियर हो जाए इसके कंसेप्ट वगैरह, तो फिर आप लोग क्या करोगे, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। वैसे तो इसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभी सीटेट का पिछली बार के ही हमने देखा है कि कितना सिर्फ और सिर्फ 5 लाख बच्चों ने ही क्या किया है, क्वालिफाइड किया। अगर मैं बात करूं कि डाटा की, तो कितने बच्चों ने जो था वो फॉर्म फिल किया था, अप्रॉक्स 26 लाख जो थे वो एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल किए गए थे, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 23 लाख स्टूडेंट जो थे वो अपेयर हो थे एग्ज़ामिनेशंस के लिए, और उसमें से सिर्फ 5 लाख बच्चा ही जो क्या किया था, क्वालिफाइड किया था। तो ये जो डाटा है ये थोड़ा स्केरी डाटा है, तो इसको ध्यान रखते हुए हमने हर चीज़ करनी है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें। वैसे हमारे पास आते हैं स्टार्स एंड सोलर सिस्टम से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम से भी ये देख लेना इसको थोड़ा सा। फिर बात आती है बायोलॉजी में मेजरली हमारे पास आते हैं हाउ डू लिविंग थिंग्स वाला, सेल वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ से बहुत सारे सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला, फ्रेंड एंड फो, मतलब ये आप लोगों को मतलब ये कवर हो जाए ना, 9th और 10th कर लेना अच्छे से, इसमें ये सारा ही कवर हो जाना, बायो, फिज़िक्स एंड साइंस वाला, केमिस्ट्री। बिकॉज देखो ना, हमारे पास 9th और 10th में ये जो चैप्टर्स आते हैं साइंस के, ये रिपीटली वही चैप्टर होते हैं जो 6th 7th में हमने पढ़े होते हैं ये चैप्टर, लेकिन इसमें थोड़ा चीज़ें क्या रहती है, वाइड रहती है। और वैसे ही +1 +2 में सेम रहता है, लेकिन हमें वहाँ तक नहीं जाना है, सिर्फ यही चीज़ का क्या करना है
कवर करना है। तो बायोलॉजी में सेल चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो है, और कुछ विटामिन्स वाला टॉपिक भी पढ़ लेना। विटामिन से भी बहुत सारे, कभी कभी एक बहुत सारे तो नहीं, एक ना एक क्वेश्चन तो आधा आ ही जाता है, कभी कभी ना भी आता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइंस की साइंस से आप यही NCERT पे ही अधर रहो, इसी को बार बार रिवाइज करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, इवन दो कि आप 9th-10th क्या भी जो MCQs बुक्स आती हैं फॉर द CBSE रेफरेंस के लिए, आप उन बुक्स का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैथ्स के लिए क्या किया था। मैथ्स की बात आई तो मैथ्स में मैंने इस सब्जेक्ट को मैंने अच्छा खासा टाइम दिया है, बिकॉज मेरा जो मैथ्स है वो एवरेज ही एक तरह का, ठीक है, मेरा ज़्यादा वीक भी नहीं है और स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें हमारे मेन जो आता है नंबर सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था, रियल नंबर्स वगैरह ये सारा इसको कवर किया था। किसी भी यूट्यूब पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की हम लोग इसको वीडियो देख के इससे नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। मैंने इसके लिए मैं पहले बता दूं कि मैंने इसके लिए सीटेट के लिए कोई भी स्पेशल बैच नहीं लिया था, और मेरे को लगता है कि नहीं लेना चाहिए जो थोड़ा भी एवरेज बच्चा कर पा रहा है, बिकॉज यू हैव टू बिकम अ टीचर, है ना, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ होना ही चाहिए। ये चीज़ें इतना ज़्यादा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, तो उसको फैसिलिटेट करो, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करो, टाइम का अपना शेड्यूल बनाओ कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो मेरे को कवर करने पड़ेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस करने पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं है कि हम पूरा दिन सिर्फ वीडियोज़ ही देखते रहें और रिवीजन एकदम ज़ीरो हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे नहीं बैठने वाली है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो नंबर सिस्टम आ जाता है इसमें, और LCM एंड HCF, इस पे भी क्वेश्चंस बनता ही बनता है। ये थोड़े ऐसे टॉपिक्स हैं। ज्योमेट्री में हमारा आ जाएगा सर्कल्स, ट्रायंगल। ये आप 10th क्लास की बुक में या 9th क्लास की 10th क्लास की बुक में सर्कल ट्रायंगल है। अगर आप इस चैप्टर से थोड़ा सा गो थ्रू हो जाना, क्या इनका फॉर्मूला है, क्या कैसे फॉर्मूलेज होते हैं, स्फीयर ऑफ द स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया, ये सारे फॉर्मूलेज एक जगह पे सारे इकट्ठे करके लिख लेना, विच हेल्प्स अ लॉट। अगेन हमारे पास डाटा हैंडलिंग में आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, डाटा हैंडलिंग में आता है, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे पास मीन मीडियन मोड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, ये भी लर्न कर लेना। स्क्वायर रूट्स हमारे 20 तक लर्न कर सकते हो उसको, एंड क्यूब रूट्स भी अपने 20 तक लर्न कर लेना। इट विल बी वेरी ईजियर, only 20, it will be easier to solve the numerical problems and the questions of the maths अगर हमें स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स लर्न हो 20 तक, तो ईजी हो जाता है। फिर अलजेब्रा का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैंसुरेशन आ जाती है, पाइप्स एंड सिस्टर्नी, डिस्टेंस एंड टाइम, ये ऐसा टॉपिक्स है, इसमें जस्ट गो थ्रू कर लेना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन आता है, जो भी एक 10th क्लास का ही चैप्टर है, तो मेजर पोर्शन इसमें वही कवर हो रहा है। अगर आपने कोई बुक नहीं भी परचेज़ की हुई है तो जस्ट आप गो थ्रू कर लो, यही थोड़ा थोड़ा चीज़ों पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। पैडागोजी के लिए अगेन कि इनकी पैडागोजी कहाँ से कवर करें, तो मैं पहले बता दूं कि ये पैडागोजी जितनी भी थी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उससे कवर की है, यूट्यूब लेक्चर से ही, सचिन सर से ही मैंने सारी की सारी जो पैडागोजी है वो कवर की है, और आई थिंक ये मैंने विद इन अ वीक ही कवर की है। सबसे एंड में जो मैंने कवर किया है वो पैडागोजी ही किया है मैंने। बाकी क्योंकि देखो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो 60 मार्क्स का है, तो यहीं से अगर आप अच्छा अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना आप अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। सब्जेक्ट प्लस CDP, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की CDP, ज़्यादा बच्चे इसी पे ध्यान देते हैं CDP पे, बिकॉज ये सभी की स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आप अपना सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो साथ में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगेन आता है इंग्लिश पे मैंने सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी पे थोड़ा बहुत फोकस किया था,
ग्रामर मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, मैं बिना पढ़े ग्रामर चली गई थी। और क्योंकि इसमें कॉम्प्रीहेंशन आता है, उससे भी तुम्हें अगर तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत आपने रीडिंग वगैरह या बुक्स रीड करते हो इंग्लिश की, तो आपको कॉम्प्रीहेंशन जो है वो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। वोकैबुलरी के लिए मेरे पास नीतू मैम की एक बुक थी, मैंने उसी से थोड़ा बहुत वोकैबुलरी का पोर्शन, जैसे सिनोनिम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, तो ये मैंने वहीं से ही कवर कर लिए थे अपने। मैं बोल रही हूँ, मैं सारे नहीं मैंने कवर किए हैं, मैंने थोड़ा बहुत ही इसका वोकैबुलरी का किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ मेरा को जो ये था कि कोई जो प्रिपरेशन है कि मैं बोल रही हूँ कि जैसे मैंने 1 मंथ दिया है, बट ये जो 1 मंथ दिया है कि मैंने ये नहीं है कि मैंने पूरा ही डीप स्टडी किया हर टॉपिक को। देखो इसमें है क्वालिफाइड मार्क्स, है ना, तो पेपर अभी का लेवल जो आ रहा है, जैसे बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है लेंदी पेपर है ना, कोई पेपर हार्ड पेपर, कुछ नहीं है, हो भी जाएगा, मे बी हो भी जाएगा हार्ड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो ना सिलेबस तो वैसा ही है, सिलेबस तो वही है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क ही नहीं करना कि हर टॉपिक बस एक ही टॉपिक लेकर बैठा रहे तो कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। अगर 1-2 सब्जेक्ट तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन लेवल है, जो तुम्हारा जो हार्ड वर्क है, वो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, लीनियंट भी हो सकता है, बिकॉज तुम्हारे 2 सब्जेक्ट इसमें स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। 90+ मार्क्स फिर ही बनेंगे अगर आपका एक सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग है ही है, दूसरा कोई और सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ही एक सब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर चांसेस रहते हैं कि फर्स्ट टाइम में क्वालिफाइड हो जाए, 90+ मार्क्स बन जाए। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई भी यूट्यूब पे जो लेक्चर लगाता है, तो वो वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली जो क्लास रहती है उसको ज़रूर लगाएं। किसी भी चैनल को आप सब्सक्राइब या जिसको भी आप देखते हो, जिसको भी आपको समझ आता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। और साथ में खुद भी कहीं से भी कोई बुक परचेज़ कर ले, जिस पे कि हमारे पास समझ लो कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है ना, कोई भी अपने फोर्स का टॉपिक पढ़ लिया है साइंस का, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग क्या करो, उसकी MCQ सॉल्व करो, है ना। आपने उसका टॉपिक पढ़ लिया है, LCM HCF कर लिए, तो उसकी आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। पैडागोजी के लिए आप वीडियो से गो थ्रू हो जाना, क्योंकि पैडागोजी जो होती है वो हो जाती है पेपर में, ठीक है। तो पैडागोजी इज़ ऑल्सो क्लियर फॉर बोथ द सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स। अब बात आती है अपनी हिंदी, जो भी आपकी सेकेंड लैंग्वेज हो सकती है, उस पर कैसे काम करना है, ठीक है। तो सेकेंड लैंग्वेज जैसे कि मैं यही प्रेफर करूँगी, तो अपनी ना मदर टंग लेना। जैसे कोई फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग ले लेता है, सेकेंड लैंग्वेज कहीं ये भी है, जैसे मैंने सेकेंड लैंग्वेज जो थी वो पंजाबी थी मेरी। ज़रूरी नहीं है कि आपने वही सेम कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करने हैं। मेरी जो आप फर्स्ट लैंग्वेज क्या लिख सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो जो आपकी बहुत अच्छी है। सेकंड लैंग्वेज जो थोड़ा आपका, जैसे इंग्लिश ले सकते हो उसमें। तो ये एक लैंग्वेज तो पूरी अच्छी होनी चाहिए, जैसे आपकी कोई भी मदर टंग हो वो ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। मदर टंग आपसे हो रही है या हिंदी है, क्योंकि एक तो है कि चलो इसमें कम एक हम पढ़ लेंगे, और एक का चलो है कि थोड़ा हो भी रहा है, निकल भी रहा है, तो उसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सो इस तरह से मैंने अपनी जो है वो स्ट्रेटजी बता दी है, मैंने जो भी पढ़ा है। और मैं ये भी बता दूं कि मेरी उस टाइम जो थी एग्ज़ामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन भी थे, तो मैं भी अगर जो बच्चे साथ साथ कॉलेज भी कर रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल तो है, लेकिन उनके लिए ये प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि हमने जो सारी CDP जो पढ़ी होती है, ये हमने कॉलेज में पढ़ी होती है, तो ये हमें एक्स्ट्रा बाद में पढ़ने की, जब बाद में बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें रिकॉल ही रहती है, चीज़ें हम लोग गो थ्रू ही जस्ट करनी होती हैं। तो ये जो बच्चे साथ साथ कर रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। और ये बहुत बेटर रहता है कि आप साथ में ही कवर कर लें, कॉलेज के साथ करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। आपकी जो मार्क्स है वो ज़्यादा अच्छे जाते हैं, 100+ भी जाते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं हो रहा है तो वही जैसे मैंने बताया कि रोज़ का आप 3 घंटे भी या 2 घंटे भी मैं कह दूँ आप इस एग्ज़ाम्स को दो रहे हो, तो आई विल कि श्योर कि तुम्हारा ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड ईज़िली हो जाएगा। जस्ट मेक योर
सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वो आगे भी तुम्हें टीचिंग में काम आएगा, बिकॉज एट द एंड यू हैव टू बिकम अ टीचर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्ट्रेटजी. आई होप इट विल क्लियर टू यू. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट अपॉन द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.